हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स से सेकंड चैप्टर के वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर। तो इससे पहले हमने अपना फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 8 MCQ हैं जिन्हें आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं और आप खुद से विश्लेषण कर सकते हैं कि चैप्टर आपको कितना समझ में आया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन है, इन विच सेक्टर इज सीजनल एंड डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट प्रिवेलेंट इन इंडिया। तो किस सेक्टर में सीजनल और अनडिस्गस्ट एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा भारत में देखने के लिए मिलता है? तो यहाँ पर अनडिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है छुपी हुई बेरोजगार। ठीक है, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो ये है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें सीजनल और डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यू सर्विसेज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स। यानी कि पिछले दशक में क्या हुआ है, पिछले दशक में कौन सी नई सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुई हैं? तो देखिए, सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो जिनका सबसे ज़्यादा अभी डेवलपमेंट हुआ है वो सारी सर्विसेज है इंफॉर्मेशन को लेके, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर, हैव बिकम इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल, और वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो गई हैं और बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली, और ये जो सर्विसेज है इनका प्रोडक्शन बहुत ही तेजी से बढ़ा है। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डाटा फॉर द जीडीपी इन इंडिया। तो जीडीपी का जो डाटा है उसको कलेक्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो यहाँ पर बताया गया है, इट इज़ अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। ये काम किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। Which kind of workers are not growing economically in tertiary sector? किस तरह के वर्कर्स हैं जो आर्थिक रूप से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं टर्सरी सेक्टर में? तो देखिए यहाँ पर आंसर है, These are large number of workers, बहुत बड़े नंबर में ऐसे वर्कर्स हैं, engaged in services such as small शॉपकीपर, जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर हैं, रिपेयर पर्सन है, ट्रांसपोर्ट पर्सन है, डेली वेजेस अर्नर्स हैं। तो ये सभी लोग हैं जो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उनका वो जो है आर्थिक रूप से नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। दीज पीपल बियरली मैनेज टू अर्न अ लिविंग एंड यट दे परफॉर्म दीज सर्विसेज बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क आर अवेलेबल टू दैम। और वो जो है बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पाते हैं कि वो अपनी जीविका कमा लें, और वो ऐसा इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि यही सर्विसेज वो करने के लिए बाधित हैं और उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, कोई और मौका उनके लिए अवेलेबल नहीं है कि वो कुछ और काम कर सकें, इसलिए वो मजबूर है कि वो कम अर्निंग पर भी काम कर रहे हैं। वेयर इज द डिस्टिंग्यूश्ड एम्प्लॉयमेंट फाउंड मोस्टली। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा छुपा हुआ बेरोजगार कहाँ पर मिलता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा छुपा बेरोजगार मिलता है, और कैजुअल वर्कर्स हैं इन सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पर छुपा हुआ रोजगार देखने के लिए सबसे ज़्यादा मिलता है, पाया जाता है। मेंशन एनी वन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। तो हमें एक फैक्टर बताना है जो रेस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ के लिए भारत की अर्थव्यवस्था में। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, बैंक्स, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो ये जो है रेस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं सर्विस सेक्टर को ग्रो करने के लिए। आगे देखिए, व्हाट डज कंप्राइज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन रूरल एरियाज। तो क्या किस चीज को सम्मिलित किया गया है, किस सेक्टर को सम्मिलित किया गया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रूरल एरियाज में? तो ये है हमारा
एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को सम्मिलित किया गया है। हाउ डज एक्टिविटी ऑफ डेयरी फॉल अंडर प्राइमरी सेक्टर, तो जो हमारी डेयरी की एक्टिविटी है, ये गतिविधियां हैं, वो कैसे प्राइमरी सेक्टर में के अंडर में आती हैं। तो देखिए, इन द एक्टिविटी ऑफ डेयरी, डेयरी के अंदर जो कार्य किया जाता है, वी आर डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूडर। तो यहाँ पर हम बायोलॉजिकल प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं एनिमल्स के, और अवेलेबिलिटी ऑफ फूडर, जो चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, जैसे वेजिटेबल हैं या दूसरी क्रॉप्स हैं, उन्हें लेकर वो सभी चीज़ें जो है इस सेक्टर में ज़्यादा इंक्लूड होती हैं। द प्रोडक्ट मिल्क ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट, और जो दूध है ना, मिल्क है, वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसलिए इसे प्राइमरी सेक्टर के अंदर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर फूडर का यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स यूज़ किया जाता है, एनिमल्स का बायोलॉजिकल प्रोसेस ज़रूरी है, और जो मिल्क है वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको प्राइमरी सेक्टर के अंडर रखा गया है। कैन यू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट का मतलब होता है पहले से ही बताना, लेकिन अभी बहुत आगे की बात हो गई है। तो देखिए, कैन यू प्रिडिक्ट द मोस्ट डोमिनेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया इन 2020। तो हम तो 2020 से थोड़ा आगे निकल चुके हैं, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप उस महत्वपूर्ण सेक्टर को बता सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के, जो 2020 में होने वाला है। तो वो है सर्विस सेक्टर, या हम टर्सरी सेक्टर भी कह सकते हैं, और आने वाले टाइम में भी यही ग्रो कर सकता है। आगे हम पढ़ते हैं, हु आर द पीपल एट वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन रूरल एरियाज। तो वो लोग कौन हैं, वो जो एट वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो काम करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रूरल एरियाज में, तो वो हैं लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिशियन। ये वो लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रूरल एरियाज में काम करते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो क्यों प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर कहा गया है। तो देखिए, सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, एग्रीकल्चर से प्राप्त करते हैं, डेयरी से प्राप्त करते हैं, फिशिंग से प्राप्त करते हैं, फॉरेस्ट्री से प्राप्त करते हैं। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। इसको हम एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया बियर्स मोस्ट ऑफ वर्कफोर्स। तो देखिए, यहाँ पर वर्कफोर्स का मीनिंग क्या है वो जान लेते हैं। एक मिनट। वर्कफोर्स का मतलब होता है कर्मचारियों की संख्या। तो कौन सा सेक्टर है, इकोनॉमी का कौन सा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा कर्मचारियों की संख्या है भारत में। तो देखिए, प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा 60% यहाँ पर बताई गई है कर्मचारियों की संख्या है भारत में, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्कर है वो प्राइमरी सेक्टर में है। आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द चीफ मोटिव, मोटिव मीन्स होता है उद्देश्य, ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। द चीफ मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट, उनका बस एक ही उद्देश्य होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। व्हाट डज मनरेगा मीन्स, यानी कि यहाँ पर मनरेगा की हमें फुल फॉर्म बतानी है। इट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ये उसकी फुल फॉर्म है। आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का पर्पस क्या होता है, क्या उद्देश्य है पब्लिक सेक्टर का। देखिए, द पर्पस ऑफ पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, अभी हमने पढ़ा ऊपर, जो प्राइवेट सेक्टर है उनका बस एक ही उद्देश्य होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करें, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए होते हैं, उनका मतलब यही नहीं होता, उनका उद्देश्य यही नहीं होता कि वो प्रॉफिट अर्न करें। गवर्नमेंट राइज मनी थ्रू टैक्सेस, अब गवर्नमेंट जो है पैसा हमसे लेती है
टैक्स के रूप में, एंड अदर वे टू मीट एक्सपेंस ऑन द सर्विस, और उसी पैसे को वो हमारी सर्विस के ऊपर खर्च करती है। व्हाट इज एन ऑर्गेनाइज सेक्टर? ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? तो देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर दोज इंटरप्राइजेज और प्लेस ऑफ वर्क। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ऐसे इंटरप्राइजेज हैं या ऐसे काम करने की जगह है वेयर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, वहाँ पर जो रोजगार मिलता है ना वो रेगुलर होता है, एंड देयर फोर पीपल आर एस्योर्ड टू वर्क, और जो है एस्योरिटी मिल जाती है लोगों को काम की, यानी कि उन्हें पता चल जाता है, वो श्योर हो जाते हैं कि उन्हें वहाँ पर काम मिलेगा और अच्छे बेसिस पे मिलेगा। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी एक्टिविटी ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल देना है टर्सरी सेक्टर का। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया गया है, स्टेट एनी टू एक्टिविटीज विच डू नॉट कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर। हमें ऐसी एक्टिविटीज के नाम बताने हैं जो प्राइमरी सेक्टर के अंडर नहीं आती हैं, यानी कि हमें टर्सरी सेक्टर के बारे में बताना है, यही ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन को इसी तरह से घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो माइक्रो ट्रांसपोर्टेशन लाइक ऑटो, ट्रक्स एक्सेट्रा, ये हमारे टर्सरी सेक्टर में आते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंडर में नहीं आते हैं। आर एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी सेक्टर, ये टर्सरी सेक्टर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। व्हाट डज अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन? तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? तो देखिए, इन अ सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट people are apparently working but all of them are made to work less than their potential। तो ये होता है, ये ऐसी बेरोजगारी होती है, मतलब आदमी जो है काम कर रहा होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट ऐसा रोजगार होता है कि जिसमें जो है इंसान काम कर रहा होता है, लेकिन जितनी वास्तविक मजदूरी है ना वो उतनी मजदूरी उसे नहीं मिलती है, और वो कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जितनी उसके अंदर पोटेंशियल होती है ना, जितना उसे मिलना चाहिए, वो उतने पे काम नहीं कर पाता है, उससे कम बेस पे भी वो काम करना शुरू कर देता है। तो देखिए, राइट वन मेन प्रोविज़न ऑफ नरेगा। नरेगा का हमें एक मेन प्रोविज़न बताना है, नियम बताना है हमें। तो देखिए, ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क, वो सभी जो काम करने के लायक हैं, एंड आर इन नीड, और वो ज़रूरत में है काम की, यानी कि उन्हें काम की ज़रूरत भी है, आर गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उन्हें गारंटी दी जाती है कि उन्हें 100 दिन का रोजगार मिलेगा एक साल में, बाई गवर्नमेंट अंडर नरेगा। नरेगा के अंडर गवर्नमेंट के द्वारा यह श्योरिटी दी जाती है कि उन्हें गारंटी दी जाती है कि जो लोग एबल हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है उन्हें 100 दिनों का काम दिया जाएगा, 100 दिनों तक उन्हें रोजगार दिया जाएगा नरेगा के अंडर। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज प्राइमरी सेक्टर। तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल देना है जो ऑर्गेनाइज प्राइमरी सेक्टर के अंडर आता है। तो फार्मर्स ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज प्राइमरी सेक्टर। तो ये एक एग्जाम्पल है। आगे पूछा गया है व्हाट इज डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो क्या है छुपी हुई बेरोजगारी? It is a situation where more than required people are working। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर उतने लोग काम करते हैं ना जितनों की उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। एंड इवन इफ सम पीपल आर रिमूव्ड, अगर कुछ लोग जो है रिमूव्ड भी हो जाते हैं, वहाँ से हट भी जाते हैं उस वर्क से, इट वुड नॉट बी अफेक्टेड, तो वो काम जो है बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। हेंस इट इज कॉल्ड डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसीलिए इसे डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अभी हमने डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था, अभी हम पढ़ रहे हैं डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी। यहाँ पर हम अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठेके को भी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर क्यों कहा जाता है?
सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर, ये हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, इसीलिए इसको एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर भी कहा जाता है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर और सेम आंसर दिया गया है। गिव ब्रीफ आइडिया अबाउट जीडीपी, जीडीपी के बारे में हमें बताना है। यहाँ क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीडीपी ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री की जीडीपी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जीडीपी इज द कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन की कैलकुलेशन होती है इन अ कंट्री स्टेट विद इन अ टाइम पीरियड नॉर्मली अ ईयर। तो ये जो जीडीपी काउंट होती है ना, जीडीपी की कैलकुलेशन जो होती है वो एक साल में होती है, किसी भी कंट्री की का जो टोटल प्रोडक्शन है उसका कैलकुलेशन किया जाता है एक साल के अंदर में, ठीक है। इट इज द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ ईयर। तो देखिए इसमें कैलकुलेशन की जाती है सभी फाइनल गुड और सर्विसेज की वैल्यू की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक ऑल नेशंस फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। तो आपका क्या विचार है कि जो सभी नेशंस हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए एक विशेष तरीका डेवलपमेंट का। यस, पाथ ऑफ डेवलपमेंट मोस्ट कंट्रीज शिफ्ट दियर इकोनॉमिक डोमिनेंस फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्सरी सेक्टर, मतलब हाँ ये सही है और ये किया जाना चाहिए सभी कंट्रीज के द्वारा, क्योंकि सभी कंट्रीज में क्या हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर में शिफ्ट किया जा रहा है और किया जाना भी चाहिए। व्हाट इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड by small and scattered which are largely outside the control of the government। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, छोटा होता है, बिखरा हुआ होता है और वो जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर होता है, यानी कि गवर्नमेंट जो है उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाती है। What type of goods and services are included for calculation of GDP in India? तो देखिए किस तरह के गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूड फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इन इंडिया। तो भारत में सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है जीडीपी को की कैलकुलेशन करने के लिए। अब आगे दिया गया है, रहीम हैज़ नो रेगुलर वर्क, रहीम है, रहीम के पास कोई भी रेगुलर वर्क नहीं है। समटाइम ही स्पेंड द होल डे बट अर्न्स अ लिटिल एंड ही ऑल्सो हैज़ नो सच इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी टू यूज ऑन स्किल टू अर्न मनी। तो देखिए रहीम का एग्जाम्पल दिया गया है, रहीम के पास कोई भी रेगुलर वर्क नहीं है, कभी कभी क्या होता है ही स्पेंड उसका पूरा दिन लग जाता है और वो बहुत कम पैसा कमा पाता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है कि उसके अंदर जो स्किल है उसमें वो इन्वेस्टमेंट करे और पैसा कमा सके। विच सेक्टर रहीम में बी एंगेज इन, कौन से सेक्टर में जो रहीम है वो एंगेज हो सकता है। तो रहीम में बी इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ये जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहीम अनऑर्गेनाइज सेक्टर सेक्टर में इंक्लूड हो सकता है, एंगेज हो सकता है। आगे देखते हैं, मेरा ध्यान थोड़ा अलग था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ड्रॉबैक का मतलब होता है कमियां, तो क्या कमियां हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। जॉब्स हियर आर ऑफन लो पेड, जो जॉब्स होती हैं ना वो लो पेड होती हैं, कम पैसे वहाँ पर मिलते हैं, एंड ऑफन नॉट रेगुलर, और अक्सर ये रेगुलर भी नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है कि हर रोज काम मिल जाता है। नो प्रोविजन फॉर क्रिएटिव पेड लीव, हॉलीडे लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर्ड। तो देखिए इसमें कोई भी नियम कानून ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पर
आपको पेड लीव मिल जाएगी, कोई हॉलीडे मिल जाएगी, आप बीमार हैं उसके लिए छुट्टी मिल जाएगी। और तो और यहाँ पर ये भी नहीं है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, जो आपको काम मिल रहा है वो सिक्योर भी है, ये भी श्योरिटी आपको नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी बी वरीड अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है अल्प रोजगार। तो देखिए हमें क्यों चिंतित होना चाहिए अल्प रोजगार के बारे में। तो वी शुड वरी अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट एज ड्यू टू दिस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन इज रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पर जो एक इंसान होता है उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम होती है, जिसका क्या रिजल्ट होता है, इन अ पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो बिल्कुल खराब होता है अल्टीमेटली। और अंत में क्या होता है, दिस कैन ऑल्सो लीड टू पॉवर्टी, और इससे गरीबी आती है। What development has taken place in tertiary sector of India। तो पूछा गया है क्या डेवलपमेंट हुआ है टर्सरी सेक्टर में, भारत की बात यहाँ पर की जा रही है। द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन। तो यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है जो सर्विस सेक्टर है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ है प्रोडक्शन को लेकर, यानी कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर मिलने लगा है। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर। बहुत सारे लोग जो हैं एम्प्लॉयड हुए हैं सर्विस सेक्टर में, यानी कि बहुत सारे लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है सर्विस सेक्टर में, यानी कि टर्सरी सेक्टर में। Why do you think NREGA 2005 is referred to as right to work। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, रेफर्ड मीन्स होता है निर्दिष्ट। तो आप क्या सोचते हैं कि ये जो नरेगा है, ये स्कीम है जो 2005 में चली थी, ये निर्दिष्ट करता है कि राइट टू वर्क, यानी कि हमें अधिकार है, काम का हमें अधिकार है। तो देखिए इन नरेगा इफ द गवर्नमेंट फेल्स, तो इनकी स्कीम है कि अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है इन हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य को निभाने में, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, उन लोगों को रोजगार देने में, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल, तो उसे जो है बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है उन लोगों को। सो इट इज अफेक्ट सो इट इज इन इफेक्ट गिविंग द पर्सन द राइट टू वर्क। तो इस तरह से ये क्या काम करती है कि ये उन लोगों को राइट टू वर्क देती है, यानी कि उस काम का पैसा जरूर उन्हें देना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि किस तरह से नरेगा काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्टर हैज ग्रोन द मोस्ट ओवर 30 ईयर्स। तो कौन से सेक्टर ने सबसे ज़्यादा ग्रो किया है 30 सालों में। इट इज टर्सरी और सर्विस सेक्टर, ये टर्सरी या आप सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। विच हैज ग्रोन द मोस्ट ओवर 30 ईयर्स, जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर गया है 30 सालों में। आगे है, इन विच सेक्टर आर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर। किस सेक्टर में जो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो रेगुलर है। तो देखिए द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना उसमें हमारा जो रोजगार होता है वो रेगुलर होता है। मेंशन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एज पर नेचर ऑफ एक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन कौन से हमारे 3 सेक्टर हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट सेक्टर बताने हैं। हमारा है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, जिनके बारे में आपने डिटेल में चैप्टर में पढ़ लिया है। व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है। द सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर वो एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज, जिसके अंदर जो नेचुरल प्रोडक्ट है उन्हें चेंज कर दिया जाता है इनटू अदर यूजफुल फॉर्म, दूसरी यूजफुल फॉर्म में उन्हें चेंज कर दिया जाता है, इनके उनके रूप को बदल दिया जाता है थ्रू मशीन्स के द्वारा। तो यहाँ पर आपने समझा कि जो टर्सरी सेक्टर है वो ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट को मशीन की मदद से दूसरा रूप दे देते हैं।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी दैट मोस्टली प्रोड्यूस बेस मटेरियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर। तो हमें जो है उस सेक्टर का नाम बताना है जो सबसे ज़्यादा बेस मटेरियल प्रोड्यूस करता है दूसरे सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। तो सभी जानते हैं प्राइमरी सेक्टर जो है बेस है, तो प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस बेस मटेरियल, प्राइमरी सेक्टर जो है ऐसे मटेरियल को प्रोड्यूस करता है जो डेवलपमेंट करता है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का। तो यहाँ पर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।